एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे जी। तो आज जो है वो हम कहते हैं सीजन 2 का एपिसोड 2 रीड आउट करेंगे। नॉवल शुरू से पहले मैं कहूँगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें। वन मोर थिंग, अगर किसी को ये नॉवल जो है वो पीडीएफ में चाहिए तो हम जो है वो पीडीएफ में भी नॉवेल्स को बेचते हैं। अगर किसी को बाय करना है तो काइंडली हमें इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मैसेज करें। कोशिश ये करें कि हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करें ताकि हम जो है वो आपका उसी वक्त रिप्लाई दे सकें। और रही बात वानी सीजन 2 की, तो वो इंशाल्लाह इस सीजन के बाद जो है वो वानी रंगे खून का सीजन 2 आ जाएगा। अजलान अस्पताल से निकला और रात की तारीकी में गाड़ी को तेजी से दौड़ाता रहा। उसके वजूद में सिर्फ एक अज़्म जल रहा था, अपनी बेटी पर गोली चलाने वाले को ढूंढना और इसका हिसाब बराबर करना। अगले दिन सुबह का सूरज नर्म किरणें बिखेरता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। पश्मीना गहरी नींद में थी कि अजमीना कमरे में आई। उन्होंने पर्दे हटा दिए, खिड़की से रोशनी अंदर खींची और बेटी को आवाज़ दी, उठो पश्मीना, कॉलेज जाना है। पश्मीना ने करवट बदला और नीम गुनूदगी में बोली, अम्मी हमना के बगैर कैसे जाऊं। अजमीना ने बेटी के करीब बैठकर नरमी से कहा, बेटा जाना तो होगा ना, अगले हफ्ते टेस्ट शुरू है। पश्मीना ने मजबूर होकर आंखें मली, फिर उठकर तैयार होने गई। कुछ ही देर बाद वो नीचे हॉल में आ गई, जहाँ डाइनिंग एरिया में अजमीना और मोहम्मद मूसा बैठे थे। पश्मीना ने आहिस्ता आवाज में पूछा, अम्मी हमना कैसी है अब। अजमीना ने बेटी की तरफ देखकर एक गहरी सांस भरी, फिर कहा, वो ठीक है, तुम्हारी ताई अम्मी और दाऊद भाई उसके साथ अस्पताल में ही हैं। पश्मीना ने फिर सवाल किया, ताई अब्बू कहाँ हैं और अब्बू गए क्या कराची से। अजमीना ने लम्हा भर मूसा की तरफ देखा, फिर खामोश हो गई। मूसा ने नरमी से कहा, वो बिजनेस के एक अहम काम में मसरूफ हैं, तुम जल्दी से नाश्ता कर लो, मुझे भी अस्पताल जाना है। पश्मीना ने नम आंखों से नाश्ता किया और गाड़ी में आ बैठी। फ्रंट सीट पर बैठते हुए वो धीरे से बोली, मैं पहले अस्पताल जा सकती हूँ, हमना को देखना है मुझे। मूसा ने उसकी तरफ एक नज़र डाली और कहा, छुट्टी के वक्त ले जाऊंगा, अभी कॉलेज जाओ वरना लेट हो जाओगी। पश्मीना ने खामोशी से सिर झुका दिया। गाड़ी कॉलेज के गेट पर रुकी, वो उतरकर अंदर चली गई। असेंबली खत्म होने के बाद क्लासेस शुरू हुई। पहली क्लास में सर दानिश आए। उन्होंने देखा कि पश्मीना अकेली है और हमना नहीं आई, मगर कुछ कहे बगैर उन्होंने लेक्चर शुरू कर दिया। पूरा दिन पश्मीना के लिए बोझल सा रहा। हर लम्हा उसे हमना की फिक्र खाए जा रही थी। ब्रेक में भी वो खामोश खड़ी रही, हाथ में मूसा का दिया हुआ रुमाल पकड़े। कभी आंखों में हमना की फिक्र तैरती तो कभी दिल में मूसा के ख्याल सरसराते। उसी दौरान सर दानिश ने उसे आवाज दी, पश्मीना बेटा। वो चौंक कर हकीकत में वापस आई। सर दानिश ने फिक्र से पूछा, हमना आज नहीं आई, सब खैरियत है ना। पश्मीना ने सच्चाई से सारी बात बता दी। दानिश के लबों से बेसाख्ता निकला, ओह शिट, अब कैसी है वो। पश्मीना ने कहा, ठीक है सर, वो होश में तो आ गई है। सर दानिश ने फौरन पूछा, किस अस्पताल में है, मैं जाके इयादत कर सकता हूँ। पश्मीना ने धीरे से कहा, जी सर, सिटी अस्पताल में है। दानिश ने हौसला देते हुए सिर हिलाया और क्लास लेने निकल गए। दिन का बेशतर वक्त पश्मीना की डायरी के औराक पर उतर गया। उसने हर लम्हा लिख डाला, हमना के बगैर गुजारा बेरंग दिन, और साथ ही मूसा के बारे में वो एहसास जो हर पल उसके दिल पर दस्तक देते रहते। उसने लिखा कि किस तरह आज वो मूसा के साथ फ्रंट सीट पर कॉलेज आई और इस दौरान होने वाली छोटी छोटी बातों ने उसके दिन को किस कदर बदल डाला। छुट्टी की घंटी बजी। पश्मीना ने डायरी बंद की और गेट की तरफ बढ़ी। फायरोज का इंतजार कोई और नहीं बल्कि मूसा ही कर रहा था। गाड़ी से टेक लगाए, निगाहें दरवाजे पर जमाए। पश्मीना के कदम बेख्तियार तेज हो गए। वो दौड़ती हुई मूसा के करीब पहुंची। मूसा ने दरवाज़ा खोला। वो गाड़ी में बैठी और मूसा दूसरी तरफ बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। पश्मीना ने शीशे के पार आसमान को देखा। दिन भर की उदासी जैसे कहीं पीछे रह गई थी। मूसा की मौजूदगी में दिल एक अनजान सुकून से भर गया था। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ इंजन की हल्की सी घुन गरज और कभी कभार गियर बदलते वक्त आने वाली आवाज़ माहौल को तोड़ देती। मोहम्मद मूसा के हाथ जब भी बेख्याली में पश्मीना के हाथ से छू जाते तो उसके दिल की धड़कन जैसे काबू से बाहर हो जाती। उसने नजरें झुकानी, मगर दिल ही दिल में वो लम्हा उसके लिए एक छोटी सी खुशी की दुनिया बन गया था।
कुछ ही देर बाद गाड़ी अस्पताल के पार्किंग एरिया में रुकी। दोनों खामोशी से उतरे और तेज कदमों से हमना के कमरे की तरफ बढ़े। कमरे का दरवाजा खुलते ही पश्मीना भाग कर हमना के पास पहुंची और उसके बिस्तर के करीब छुप गई। कैसी है तू? उसकी आवाज में फिक्र और कमजोरी साफ झलक रही थी। हमना ने अपनी आंखें आहिस्ता से खोली, हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर आई। ठीक हूँ, तू कॉलेज गई थी आज मेरे बगैर? पश्मीना ने अफसरदा लहजे में कहा। हाँ, अम्मी ने भेजा था। इसी लम्हे मोहम्मद दाऊद कोने में खामोश खड़े दोनों को देख रहे थे, जबकि हुरैन नरम हाथों से हमना के सिर पर सहलाने में मसरूफ थी। कमरे में हल्की फुल्की बातें जारी थी कि अचानक बाहर से दस्तक की आवाज आई। मोहम्मद मूसा दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने खोला तो सामने एक कदावर शख्स खड़ा था, हाथों में ताज़ा फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता लिए। वो कोई और नहीं बल्कि हमना का प्रोफेसर से दानिश था। मगर सबसे हैरान कुन मंजर ये था कि मूसा उसे देखकर घबराहट में नहीं बल्कि खुशी से चमक उठा। अरे दानिश भाई, आप यहाँ कैसे? दानिश चौंक कर बोला। मेरी स्टूडेंट को गोली लगी थी, सोचा इयादत कर लूं। शायद रिसेप्शनिस्ट ने गलती कर दी रूम बताने में, लेकिन तुम यहाँ? मोहम्मद मूसा ने खुश दिली से हंसते हुए जवाब दिया। आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मेरी बहन ही आपकी स्टूडेंट है, उसी को गोली लगी है। दानिश का चेहरा चौंकने के साथ नरम भी हुआ। ओह, तो हमना तुम्हारी बहन है? जी हाँ, मूसा ने फख्र से जवाब दिया और दोनों अंदर कमरे की तरफ बढ़ गए। हमना ने जैसे ही अपने प्रोफेसर को कमरे में आते देखा तो आंखें फैल गईं। सर, आप? उसने बेयकीनी से कहा। पश्मीना ने फौरन वजाहत की। मैंने बताया था सर को। मोहम्मद दाऊद ने भी जैसे सर दानिश को देखा एकदम खुशी से आगे बढ़ा। अरे दानिश भाई, आप कहाँ गुम हो गए थे इतने साल? हमना ने झुंझुला कर पश्मीना को घुरा दान पीस कर धीमी आवाज में कहा। ये क्या जरूरत थी बताने की? अब ये हर बात मेरे भाइयों को सुना देंगे। पश्मीना ने घबरा कर नाखून चबाए और सहमे लहजे में बोली। अब क्या करें, जो होना था हो गया। हुरैन ने दोनों लड़कियों को सरगोशी करते देखा और प्यार भरे लहजे में पूछा, क्या खुसुर पुसुर चल रही है? हमना ने फौरन चेहरे पर मस्नुई मुस्कुराहट सजा कर कहा, कुछ नहीं मम्मा, बस ऐसे ही। इसी दौरान सर दानिश आगे बढ़ा, हमना को गुलदस्ता थमाया और कहा, कैसी हैं अब हमना? हमना ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ तंजिया अंदाज में कहा, अभी तक तो ठीक थी, लेकिन आपको देखकर लग रहा है तबीयत मजीद बिगड़ ना जाए या कहीं जान ही ना निकल जाए। ये सुनकर दानिश हंस पड़ा और आहिस्ता से उसके करीब झुककर सरगोशी में बोला, फिक्र ना करें, आपकी बदतमीजियां मैं इन दोनों को नहीं बताऊंगा। हमना ने मुंह बनाया और खामोशी इख्तियार कर ली। कुछ देर बाद दानिश ने रुखसत चाही। चलता हूँ, हमना को आराम की जरूरत है। आए, मैं आपको बाहर तक छोड़ आता हूँ। बाहर जाते हुए मूसा ने धीमे लहजे में कहा, मेंशन भी आइएगा कभी, सब खुश होंगे आपको देखकर। दानिश ने खुश दिली से जवाब दिया, जरूर आऊंगा। ये कहकर वो आगे बढ़ गया और मूसा वापस कमरे में लौट आया। उधर दूसरी तरफ अजलान मलिक इन सुनसान अंधेरे में डूबे गोदाम के एनविस में खड़ा था। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था, रग रग में आग जल रही थी। सामने एक शूटर पसीने से शराबू कांप रहा था, जिसे इब्राहिम ने कॉलर से जकड़ रखा था। अजलान ने तेज जहरीली निगाहों से उसे घूरा। बोल, किसके कहने पर मेरी बेटी पर हमला किया? उसकी भारी आवाज गोदाम की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। शूटर ने नजरें चुरानी होंठ बंद कर लिए। अजलान गुस्से में आगे बढ़ा, उसके बालों को मुट्ठी में दबोच कर ऊपर खींचा और उसकी आंखों में झांका। बोल, वरना तेरी मौत बोलेगी। शूटर ने कपकपाते लब खोले। निशाना तुम्हारी बेटी नहीं थी, ये ये इब्राहिम का बेटा था। इब्राहिम के कदम जमीन में धंस गए। उसने हिचकिचाते हुए कहा, क्या? क्या मेरा बेटा दाऊद? छोटा ने सिर झुकाकर आहिस्तगी से कहा, हाँ, दाऊद था और फिर मूसा। अजलान के जब्त का पैमाना लबरेज हो गया। उसने शूटर के बाल और जोर से खींच दिए, आवाज को मजीद कड़वा किया। किसके कहने पर ये सब किया? नाम ले वरना जान से मार डालूंगा। शूटर के होठों पर सर मुस्कुराहट आ गई। तुझे क्या लगता है मैं सच बता दूंगा? हाँ, अरे अजलान, रहने दे। तुझे मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ बताकर भी मरना है, ना बताकर भी मरना ही है। अजलान ने खूनख्वार नजरों से देखा, जेब से पिस्तौल निकाला और उसका नाल सीधा उसके मुंह में ठूंस दिया। बोल, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा।
शूटर फिर भी डटा रहा, उसकी आंखें अजलान की आंखों से टकरा रही थी, जैसे मौत से आंख मिला रहा हो। इब्राहिम ने घबरा कर आगे बढ़कर कहा, बॉस ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़ें, हथियार नीचे करें, इतनी मुश्किल से हाथ आया है, थोड़ा सब्र रखें, थोड़ा जुल्म तशद्दुद होगा तो खुद ही नाम ले देगा। अजलान ने दांत पीस कर कहा, और जिस दिन ये नाम बताए उस दिन मेरे सामने उस हराम खोर को पेश करना। इब्राहिम ने सिर झुकाकर कहा, जी बॉस आप बेफिक्र रहें, आप अस्पताल जाएं, आपकी बेटी आपका इंतजार कर रही है। अजलान के कदम गुस्से से भरे हुए गोदाम से निकले और वो फिर तेज रफ्तार गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अस्पताल ही उसका अगला मैदान था। गोदाम के अंदर इब्राहिम ने रुख मोड़ा, शूटर की तरफ देखा और मुक्के बरसाने लगा, कभी पेट पर, कभी सीने पर, कभी गले पर, मगर शूटर होंठ सिए रहा, एक नाम भी उसकी जुबान पर न आया। इब्राहिम आखिरकार हाँफता हुआ पीछे हटा। बहुत जिद्दी है, ठीक है, उसने गुस्से से गरजते हुए कहा, इसे कैद कर दो, जब तक मुंह नहीं खोलता यहीं सड़ता रहेगा। ये कहकर उसने गार्ड्स को हुक्म दिया, हाथ मुंह धोए और गोदाम से बाहर निकलकर सीधा अस्पताल का रुख किया। अगले दिन अस्पताल से हमना को डिस्चार्ज कर दिया गया था। तमाम कागजी तकाजे पूरे हो चुके थे, वो सब मिलकर मेंशन की तरफ लौटे। मेंशन के हॉल में सब लोग जमा थे, खुशी, सुकून और एक खामोश खौफ का अजीब सा मिला जुला रंग हुआ था। हमना बैठी हुई थी, उसकी जगह अजलान और हुरैन के बीच थी। कभी वो हुरैन के सीने से लिपट जाती, कभी अजलान के बाजू पर अपना सर रख देती। अजलान बात के दौरान उसके बालों पर शफकत से हाथ फेर देता और हमना इसी इत्मीनान से अपने बाप की बाहों में सुकून तलाश करती रही। बातों बातों में मोहम्मद मूसा बोल पड़ा, बाबा आपको मालूम है हमारे सीनियर जो यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे, दानिश भाई। अजलान ने आधे हंसकर जवाब दिया, हाँ हाँ वो पीएचडी वाला लड़का। मोहम्मद दाऊद ने कहा, जी ताया, ताया अब्बू, वो हमें अस्पताल में मिले थे, वो आपकी साहिबजादी के टीचर हैं। अजलान ने सिर हिलाया, अच्छा, तो फिर अब कॉलेज की एक एक रिपोर्ट आती रहेगी आराम से। हमना ने थोड़ा सा मुंह बनाया और कहा, बाबा वो बहुत खड़ूस हैं, आपको पता है ना, आपकी बेटी कितनी मासूम सी है। अजलान हंसी दबा कर बोला, हाँ हाँ मेरी बेटी जैसी कोई नहीं, बहुत मासूम है। हमना ने नखरे से कहा, बाबा आपको याद है पहले दिन मैंने आपको बताया था एक खड़ूस टीचर ने डांटा था, वो वही है। मोहम्मद मूसा ने मजाक में कहा, तो डांट खाने वाले काम करोगी तो डांट ही सुनोगी ना। अन्ना ने चिढ़कर कहा, अलग क्या है भाई, आप तो हर वक्त यही कहते हो, वो बहुत खड़ूस हैं, बिल्कुल भी मजाक नहीं करते। मोहम्मद दाऊद ने एक शान से कहा, हमारी यूनिवर्सिटी में वो हमारे मेंटर थे, हर चीज में मदद करते थे, नोट्स, असाइनमेंट, सब कुछ। हो सकता है आप लोगों के लिए अच्छे हों, हम लोगों के लिए तो वो खड़ूस हैं। अश्मीना हंसकर बोली, नहीं हमना इतने भी बुरे नहीं है सर। हमना ने नुक्ता संच लहजे में कहा, ओह ज्यादा नहीं, हर वक्त बस मुझे ही डांटते हैं, मुझे बबल भी नहीं खाने देते। मोहम्मद दाऊद हंसते हुए बोला, क्लास के दौरान बबल कौन खाता है, मैं खाती हूँ। हमना अजलान मलिक, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, अपना मुंह फिर बंद रखना। मोहम्मद दाऊद ने उसे गुस्से भरी नजर से देखा। हमना अजलान की तरफ देखकर बोली, बाबा देखे ना, ये हर वक्त ऐसे ही डांटता है, आपका चमचा ना होता ना तो मैं मार देती। अरे चलो भीगी बिल्ली, हाथ लगाओ जरा, दिखा दूं तुम्हें। हमना फौरन बोली, अभी नहीं, अभी तो मेरा हाथ कैनूला लगा है ना, मेरी नस वस हिल गई तो फिर क्या होगा। सब हंस पड़े। अजलान ने बेटी को करीब खींचा, उसके बाल चूमते हुए कहा, बस मेरी चटर बॉक्स, अब चुप हो जाओ, इतना मत बोलो, नजर लग जाएगी। हन्ना ने जुबान निकाली और बाप से लिपट गई, साथ ही मोहम्मद दाऊद को छेड़ते हुए देखने लगी। सब हंस रहे थे कि उसी दौरान हुरैन का फोन बजा। वो उठकर साइड में गई और काफी देर बात करने के बाद वापस आई और कहने लगी, मूसा तुम्हें 2 दिन से कुछ लड़कियों की तस्वीर भेजी हैं, देख लो बेटा कौन सी अच्छी है। ये सुनकर पश्मीना का दिल जैसे मुंह से निकल गया, वो हैरत से सबको देखती रह गई। मोहम्मद मूसा ने कहा, अम्मा अभी हम ना अस्पताल से डिस्चार्ज हुई है और आप, वो गड़गड़ाया सा रह गया। हमना ने फौरन कहा, नहीं नहीं भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर अचानक बड़बड़ाते हुए बोली, आप बताओ ना, आपकी शादी में मैं लहंगा पहनूंगी, जल्दी फैसला करो लड़की कौन होगी। मोहम्मद दाऊद ने छेड़ कर कहा,
लो भाई, शुरू हो गई इसकी फंक्शंस की तैयारी। सब फिर खूब हंस पड़े। अगलान ने मूसा की तरफ देखकर कहा, बताओ बेटा, उम्र तो है शादी की, और मैं तो कहता हूँ दोनों लड़कों की एक साथ कर देते हैं। क्यों इब्राहिम? इब्राहिम हंसा और बोला, जैसा आप ठीक समझे। मूसा ने कहानी को रोक कर कहा, मम्मा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, आप खुद देख लें। मैं नहीं देखूंगा। मैं क्या करूंगा? बस मेरी डिमांड से है, लड़की सुलझी हुई हो, जो मुझे समझे और मेरी फैमिली को अपनी फैमिली माने। शक्ल सूरत में मुझे फर्क नहीं पड़ता, सीरत अच्छी हो तो बस वही देख लें। हुरैन ने नरम लहजे में कहा, मगर बेटा। मूसा ने झुंझला कर कहा, बस मम्मा, यही है, मैं क्या करूं? लड़कियां पसंद आप खुद कर लें। सब ने ये बात सुनकर हंसना शुरू कर दिया सिवाय एक के, पश्मीना। वो खामोशी से उठी और कहने लगी, मेरा फोन कमरे में रह गया, मैं आती हूँ। फिर वो अंदर गई, कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया और बेड पर झट से बैठ गई। तकिए में अपना चेहरा छुपा कर एकदम से बेकाबू सी रोने लगी, बेशुमार आहें, बेशुमार सिसकियों के साथ। वो अपने अंदर की थकन, दर्द और शर्मिंदगी को रोक नहीं पा रही थी। वो रोती रही, आंखों से गिरने वाली हर एक बूंद ने उसके अंदर एक नई खामोश चीख भरी। हॉल में हंसी और ठट्ठी का सिलसिला जारी था, मगर उसी में एक दिल टूट रहा था, और वो दिल मासूम पश्मीना का था। नीचे ड्राइंग रूम में केकहे गूंज रहे थे। अजलान मलिक ने संजीदगी से बात को समेटा, मेरे ख्याल से अब ये सब ना करें। पहले हमना और पश्मीना के मिड टेस्ट हो जाएं, फिर देखते हैं। उस वक्त तक हमना भी ठीक हो जाएगी। हमना ने फौरन बाप की तरफ लपक कर कहा, यस बाबा, आई लव यू। ये कहकर वो बाप के गले से लिपट गई। अजलान ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, अरे अरे, ध्यान से बेटा। फिर बेटी के माथे पर बोसा देकर बोला, अच्छा, अब जाओ कमरे में, पश्मीना से बातें करो। हमना उठकर सीढ़ियां चढ़ी और पश्मीना के कमरे का दरवाजा खोला। अंदर कदम रखा तो वो ठठक गई। पश्मीना आंखों पर हाथ रखे रो रही थी। अरे, तू क्यों रो रही है? ना भाग कर आगे बढ़ी। पश्मीना ने जल्दी से आंसू साफ किए, हड़बड़ा कर बोली, पागल है क्या? मैं नहीं रो रही, कुछ चला गया था आँख में। मुन्ना ने माथे पर बल डालकर कहा, मेरे दिमाग पर चे लिखा है, जो तू समझेगी, मुझे तेरे आंसू नजर नहीं आएंगे। ये सुनकर पश्मीना के जब्त के बंधन टूट गए। वो फौरन हन्ना के गले लग गई और धाड़े मार मार कर रोने लगी। हन्ना ने हैरत से उसके आंसू पोछे, पानी दिया और जबरदस्ती बिठा दिया। अब सीधी तरह बता, क्या हुआ है? जिसने तुझे रुलाया है ना, बस उसका नाम बता दे, मैं मार डालूंगी उसे। पश्मीना ने नफी में सिर हिलाया, नहीं, कुछ नहीं। हमना ने शिकायती अंदाज में कहा, मैं तुझसे हर बात शेयर करती हूँ और तू एक ये बात नहीं बता सकती। पश्मीना ने हिचकिचाते हुए कहा, पहले कसम का किसी को नहीं बताएगी। पागल हो? हमारी बात कभी बाहर जा सकती है क्या? तुम बोलो। पश्मीना ने आहिस्ता से दराज खोला, अपनी डायरी निकाली और हमना के हाथ में पकड़ा दी। ये पढ़, आज इजाजत है। हमना ने हैरत से डायरी खोली। जैसे जैसे अल्फाज उसकी आंखों के सामने आते गए, उसके होठों पर सुकून छा गया। हर सफ़ा मोहम्मद मूसा की तारीफों से भरा हुआ था। उसके करीब आने पर दिल की धड़कनों की रुदात, छोटी छोटी यादें, जज्बात, सब कुछ। हमना ने आंखें फैलाई। पश्मीना, ये ये पश्मीना फूट फूट कर रोते हुए बोली, मैं मर जाऊंगी अगर मूसा ने किसी और से शादी कर ली तो। मुन्ना ने नरमी से उसके बाल सहलाए, तू पागल है क्या? हाँ, मैं पागल हूँ, मुन्ना ने संजीदगी से कहा। अच्छा, फिर मैं मम्मा को बताती हूँ। पश्मीना घबरा कर झटके से बोली, तू पागल तो नहीं हो गई? ताई अम्मी क्या सोचेंगी मेरे बारे में? नहीं नहीं, उन्हें मत बताना। मुन्ना ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, तो फिर किसको बताऊं? मूसा भाई को? पश्मीना ने हड़बड़ाकर हाथ थाम लिया। खुदा के लिए किसी को मत बताना ये बात, हुन्ना ने हल्की संजीदगी से कहा। लेकिन किसी को तो बताना होगा ना, ताकि मूसा भाई की शादी कहीं और ना तय हो। पश्मीना ने बेबसी से कहा, नहीं, मैं खुद ही संभाल लूंगी। हमना ने गहरी नजर से उसे देखा। कैसे? ऐसे रो रो कर? या भाई की शादी में गाना गाकर, साजन 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 तेरी दुल्हन सजाऊंगी? ये सुनकर पश्मीना फिर से रोने लगी। तुम तो ऐसे मत कहो, मुझे मोटिवेट करो, हमना ने चिढ़कर कहा। अबे, तुमने काम ही गधों वाला किया है और कोई नहीं मिला तुझे मोहब्बत करने के लिए। पश्मीना ने बेसाख्ता कहा, तो क्या हुआ?
इतने अच्छे हैं, सुलझे हुए और हैंडसम भी। हमना ने गंधे हो गए। हाँ ये तो है, मेरा भाई हैंडसम तो है वैसे, है ना। एक बार मैं उन्हें बगैर शर्ट के देखा था, उफ क्या बॉडी बनी हुई थी। मुन्ना ने मुंह बनाया, छी तो कितनी डर्टी माइंडेड है। पश्मीना ने सीधा होकर कहा, तो क्या हुआ, शादी के बाद भी तो देखूंगी ना उन्हें। हमना ने हंसकर कहा, तो पहले बताने तो दे मुझे, मम्मा को या किसी को। पश्मीना ने फौरन कहा, नहीं अभी नहीं प्लीज। हमना ने हाथ झटकते हुए कहा, बेड़ा गर्क। पश्मीना ने जल्दी से मौजू बदला, तू नीचे जाकर देखना कब जा रहे हैं लड़की देखते हैं। हमना ने सुकून से कहा, अभी नहीं जाएंगे, हमारे इम्तिहानात के बाद जब मैं ठीक हो जाऊं। पश्मीना ने खुशी से उछल कर कहा, शुक्र अभी नहीं जा रहे, शुक्र 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 शुक्र। हमना ने चढ़कर कहा, अबे ओ आशिका, अगर इम्तिहान के बाद मैं ठीक हो गई तो जाना होगा। पश्मीना ने जिद से कहा, तो तू ठीक ही ना होना, बीमार ही रहना। हमना ने आंखें नचाते हुए कहा, सठिया तो नहीं गई तू मूसा भाई के इश्क में। पश्मीना ने मुस्कुरा कर कहा, इतना भी नहीं कर सकती अपनी दोस्त के लिए, थोड़ा सा नाटक ही तो करना है। मुन्ना ने संजीदगी से कहा, मैं तो कर लूंगी, मगर तेरा वो भाई दाऊद पहचान जाएगा कि मैं नाटक कर रही हूँ। पश्मीना ने आंखों में इल्तिजा भरकर कहा, तुम कोशिश करना ना अच्छी एक्टिंग की। हमना ने आह भरी, किस चक्करों में डाल रही हो बहन। पश्मीना ने उसका हाथ थामा, प्लीज हमना, तू नहीं चाहती कि तेरे भाई को मेरी जैसी बीवी मिले। मुन्ना ने उसकी तरफ देखा और कहा, आजा लेट कर बातें करें, थक गई हूं मैं खड़े खड़े। फिर दोनों खामोशी से बिस्तर पर लेट गईं। खिड़की से आती हल्की सी रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। एक दिल रास में डूबा हुआ था और दूसरा उसे संभालने की कोशिश में था, और दोनों के बीच एक नाजुक सा वादा खामोशी में बंध गया था। कमरे में काफी देर तक खामोशी छाई हुई थी। हमना और पश्मीना दोनों अपने अपने ख्यालात में उलझी छत को तकती रही। वक्त जैसे थम गया था। आखिरकार हमना ने करवट बदली और आहिस्ता से बोली, तो अब क्या करना है। पश्मीना ने आंखें पोंछते हुए बेबसी से जवाब दिया, मुझे क्या पता, तू ही बता, तू ही तो हर बार प्लान बनाती है, मेरा दिमाग नहीं चलता। हमना ने माथे पर बल डालते हुए कहा, वाह भाई, इश्क तूने किया मेरे भाई से और प्लान मैं बनाऊं, ये तो ज्यादती है। पश्मीना ने मुंह बसूरते हुए कहा, मेरे बस की नहीं है सब। हमना ने फौरन सख्त लहजे में कहा, तो फिर एक ही रास्ता है, मैं मम्मा या मूसा भाई को बता दूं। पश्मीना के रंग उड़ गए। घबरा कर तेजी से बोली, नहीं हमना प्लीज नहीं, मूसा क्या सोचेंगे मेरे बारे में। हमना ने तंजिया हंसी हंसी, फिर बर्दाश्त कर, देखती रहे किसी और का होते हुए उन्हें। यूं ही बहसा मुबाहिसा और उलझनों में एक हफ्ता गुजर गया। इम्तहानात भी मुकम्मल हो गए और आखिरी पर्चा था। कॉलेज से वापसी पर हमना ने मौका गनीमत जाना और पश्मीना की डायरी चुपके से मूसा की गाड़ी में रख दी। फिर दोनों हंसते खेलते मेंशन में दाखिल हुए। अंदर पहुंचते ही अजमीना को की आवाज गूंजी, बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, आज शाम हम मूसा के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। ये सुनते ही पश्मीना के कदम डगमगा गए, जैसे जमीन उसके पांव तले से निकल गई हो। उसने हमना की तरफ बेयकीनी से देखा, आंखों में आंसू तैरने लगे। हमना ने उसे सहारा दिया और सीधा कमरे में ले गई। दरवाजा बंद होते ही पश्मीना बिलक बिलक कर रोने लगी, नहीं हमना, ये नहीं हो सकता, मैं मर जाऊंगी अगर ऐसा हुआ तो। हमना ने लम्हा भर सोचा और फिर शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, एक आइडिया है। पश्मीना ने सहमे लहजे में कहा, जो भी बोलोगी करूंगी, बस बोल। हमना ने हंकारा भरा, तुझे सीढ़ियों से गिरना होगा। पश्मीना ने आंखें फाड़ कर देखा, पागल हो गई क्या, मैंने प्यार किया है, खुदकुशी थोड़ी करनी है। हमना ने जोर से हंसकर कहा, अरे बेवकूफ, असली नहीं ड्रामा करना है। मैं ऊपर से चिल्लाऊंगी और तू आराम से नीचे लेट जाना, फिर चीखना शुरू कर देना कि तेरे पाँव में मोच आ गई। पश्मीना ने हिचकिचाते हुए पूछा, और इससे क्या होगा। हमना ने एतमाद से कहा, आज का प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा बस। पश्मीना ने गहरी सांस खींची, चलो। दोनों आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। समझ रही थी कि कोई नहीं देख रहा, मगर ऊपर बालकनी से मोहम्मद दाऊद और मोहम्मद मूसा हैदत से उनकी शरारतें देख रहे थे। हमना ने चंद सीढ़ियां चढ़ी और जोर से चीख पड़ी, आ मम्मा, बाबा, भाई, चच्ची, जल्दी आए, पश्मीना गिर गई। मूसा के मुंह से एकदम चाय कुल्ली
की दाऊद ने हंसी दबाकर कहा, लो जी नया नाटक शुरू। सब घर वाले दौड़ते हुए नीचे आए, देखा पश्मीना जमीन पर गिरी हुई थी। इब्राहिम ने फौरन पश्मीना को बाजुओं में उठाया और कमरे में ले गया। पश्मीना ने ड्रामा जारी रखा, मेरा पाँव बहुत दर्द हो रहा है। अजमीना ने फिक्रमंदी से कहा, हाय मेरी बच्ची। हुरैन मुलाजिमा के साथ गरम तेल लाई और मालिश करने लगी। पश्मीना आसानी से लेटी रही, वो चीखना भूल गई। हमना ने एकदम उसकी चुटकी काटी तो वो जोर से चीख उठी, हमना पागल। हमना ने गुस्से से दांत पीस कर सरगोशी की, पागल मैं नहीं तुम हो, मम्मा मालिश कर रही हैं, दर्द तो होगा तो आवाज तो निकलेगी, निकालो आवाज। अब पश्मीना समझ गई और फौरन ड्रामा बढ़ा दिया, ताई अम्मी, अम्मी बस, ताई अम्मी बस। ये सब देखकर दाऊद और मोहम्मद मूसा कोने में खड़े हंस हंस कर बेहाल हो रहे थे। अजमीना ने परेशानी से कहा, अब क्या करें, जाना भी है और ये हालत भी। हुरैन ने हाथ रोक कर कहा, छोड़ें, जाने की जरूरत नहीं, हमारी बच्चियां ज्यादा जरूरी हैं। हमना ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ आज ना जाएं। हुरैन ने एक लम्हा सोचा और फिर कहा, सच कहूँ तो मेरा दिल भी नहीं मान रहा था इस रिश्ते को, पहले गोली का वाकया, अब ये सब, लगता है ये लड़की हमारे नसीब की नहीं। अजमीना ने तायद की, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पश्मीना ने फौरन करहा कर कहा, देखिए दाई अम्मी, इधर दर्द हो रहा है। अजमीना ने फिक्र से कहा, मेरी बच्ची इतने दर्द में है। हमना ने भी तेजी से कहा, हाँ मम्मा सही कह रही हैं, वो लड़की ही मनहूस है, छोड़ दें, भाई के लिए कोई और देख लेंगे। दाऊद ने हंसकर कहा, अच्छा जी, लड़कियां आसमान से टपक जाएगी क्या? हमना ने तब कर कहा, आप चुप रहें, जब घर की औरतें बात कर रही हों तो मर्दों को बोलने की इजाजत नहीं। दाऊद ने केका लगाया, ओ पिद्दी, मुहावरा तो सीधा बोल लिया करो। हमना ने धमकी दी, चुप हो जाओ वरना बाबा को शिकायत करूंगी। कर दो, जाओ। दाऊद ने मजाक उड़ाया। माहौल शोर और हंसी मजाक में डूबा हुआ था, मगर मूसा के दिल में अजीब सी खटक बैठ गई। हमना और पश्मीना की ये चालाकियां, रिश्ते से बचने के बहाने, आखिर ये सब क्यों? वो खामोशी से कमरे से निकला, गाड़ी में बैठा और तेजी से ड्राइव करने लगा। जैसे हर बार उलझन में होता, आज भी सुकून ढूंढने वो समंदर की तरफ निकल गया। गाड़ी समंदर के साइड आकर रुकी। मूसा ने गहरी सांस ली और जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगा, उसकी नजर सामने वाली सीट पर पड़ी। वहां एक डायरी रखी थी। वो चंद लम्हे हैरान खड़ा रहा, आहिस्तगी से डायरी उठाई और समंदर की तरफ बढ़ गया। शाम के ढलते सूरज की किरणें पानी पर झिलमिलाते अक्स बना रही थी। मूसा एक चट्टान पर बैठ गया, उसने डायरी खोली। पहले ही सफ़े पर कुछ सादा सी सतरें लिखी थी, मेरी दुनिया सिर्फ एक ही नाम की गिर्द घूमती है, मोहम्मद मूसा अजलान मलिक। मूसा के हाथ कांप गए, उसकी सांसें भारी हुई, वो वर्क पलटता गया। हर सफ़े पर उसका नाम, उससे जुड़ी यादें, छोटे छोटे किस्से, ख्वाब, ख्वाहिशें और ढेरों मासूम दुआएं लिखी थी। कुछ सतरें ऐसी थीं जो पढ़कर वो हैरत ज़दा रह गया। आज पहली बार मूसा को बगैर शर्ट के देखा, उसके बाजू, उसकी छाती पर पसीने। उफ। कुछ सतरें ऐसी थीं जिन्हें पढ़कर उसके होठ पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। काश कभी मुझ में हिम्मत आए, मैं उन्हें कह सकूं कि ये दिल बचपन से उसी के नाम है। वो खामोशी से पढ़ता गया, वक्त का एहसास ही ना रहा। फिर एक सफ़े पर पहुंचा तो ठटक कर रुक गया। डायरी के बीचों बीच एक बड़ा सा दिल बना हुआ था। एक तरफ उसके अपने नाम के साथ तस्वीर चिपकी थी और दूसरी तरफ हम पश्मीना का नाम और तस्वीर लगी थी। मूसा ने डायरी बंद कर दी। पसीने की बूंदें पेशानी से टपकने लगी। हाथ के पिछले हिस्से से पसीना साफ करते हुए वो बड़बड़ाया, ये क्या है? उसमें रोजमर्रा की बातें तो हैं, मगर सारी मुझसे जुड़ी हैं। जो जिस लड़के को पश्मीना पसंद करती है, वो कोई और नहीं, मैं हूँ। उसने एक लंबी सांस खींची। अचानक मोबाइल में मैसेज की टोन बजी। मूसा ने बेदिली से मोबाइल खोला। स्क्रीन पर हमना का नाम जगमगा रहा था। भाई, आपकी गाड़ी में पश्मीना की डायरी रखी है, प्लीज पढ़ लीजिएगा और पश्मीना को ना बताइएगा कि मैंने रखी है। मूसा ने ये मैसेज पढ़कर आंखें बंद कर ली। दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन जितना वो इनकार करता, उतना ही पश्मीना का चेहरा जहन में उभरता। वही मासूम आंखें, वही झुकी पलकें, वही। वो झटके से उठा, गाड़ी की तरफ बढ़ा और तेजी से ड्राइव करता हुआ मेंशन की जानिब रवाना हो गया।
मेंढन पहुंचते ही सीधा पश्मीना के कमरे की तरफ गया। अंदर दाखिल हुआ तो देखा हमना और पश्मीना दोनों डांस कर रही थी। दोनों चौंक कर रुक गई। मूसा ने गुस्से भरी नजरों से दोनों को देखा। झूठ बोला था तुम दोनों ने कि पाँव में चोट आई है। हमना ने हिचकिचाते हुए सिर नफी में हिलाया। पश्मीना ने नजरें झुकाकर चुप रही। हाथों को एक दूसरे में जकड़े बैठी थी, उंगलियां मरोड़ रही थी। मूसा का लहजा और सख्त हुआ। क्यों कहा झूठ? हमना ने बेचैनी से होंठ काटे और फिर दबी हुई आवाज में कहा, भाई आपने मेरा मैसेज पढ़ा था? मूसा ने सर्द लहजे में कहा। हमना पॉइंट पर आओ, क्यों कहा झूठ? हमना ने नजरें बचाकर जवाब दिया, वो भाई हमें वहां नहीं जाना था इसलिए। मूसा की नजरें पश्मीना पर जा ठहरी। वो सिर झुकाए बैठी थी, आंखों में नमी, दिल की धड़कनें बाहर सुनाई दे रही थी। मूसा ने कुछ ना कहा, बस गहरी सांस लेते हुए कमरे से बाहर निकल गया। कदम सीधे हुरैन के कमरे की तरफ बढ़ गए। कमरे में खामोशी थी। हुरैन बेड पर टेक लगाए बैठी थी, जबकि अजलान सोफे पर बैठा अखबार के और आग पलट रहा था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आ जाओ, हुरैन ने नरम लहजे में कहा। दरवाजा खुला और अंदर मोहम्मद मूसा दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। वो आहिस्ता कदमों से बढ़ा और बाप के बराबर सोफे पे जा बैठा। बाबा, मम्मा, एक बात करनी थी। उसकी आवाज में लर्जिश थी। हुरैन ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। हाँ बेटा, कहो। मूसा ने हाथों की पुश्त से पसीना साफ किया और गहरी सांस लेते हुए कहा, बाबा, वो मैं कहना चाहता था कि आप मेरे लिए लड़की मत देखें, अभी के लिए। हुरैन चौंकी। क्यों बेटा? मूसा ने नजरें झुकाते हुए जवाब दिया, बस अभी कुछ वक्त के लिए आप लड़कियां देखना बंद कर दें। अजलान ने अखबार एक तरफ रखा और हैरत से बेटे की तरफ देखा। मूसा, अगर कोई पसंद है तो साफ बता दो, वही लड़की देख लेंगे हम। मूसा के दिमाग में फौरन पश्मीना की डायरी की सतरें उभरी। वो एतराफ जो उसने छुपा रखा था, मगर अपनी समझदारी से उसने लफ्ज ये रखे। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि पहले घर की लड़कियां बालिग हों, उनकी जिम्मेदारी पूरी हो जाए, फिर मैं खुद ही आप दोनों के पास आकर कहूँगा। हुरैन ने चौंक कर कहा, बेटा मगर हमना और पश्मीना तो अभी सिर्फ 16 साल की हैं। अभी तो उनका मेन वक्त है। मूसा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो क्या हुआ मम्मा, बाबा ने भी तो बड़ी उम्र में शादी की थी। मैं भी कर लूंगा। आप प्लीज फिलहाल मेरे लिए ना देखें। आप चाहें तो दाऊद के लिए देख लें। हजलान ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा दाऊद का तो मामला पहले ही तय है। इब्राहिम ने कहा है कि अगर बच्चों की रजामंदी हुई तो हमना को दाऊद के लिए मांगेगा। मूसा ने चौंक कर माँ की तरफ देखा। क्या? हुरैन ने संजीदगी से कहा, हाँ बेटा, इब्राहिम और अजमीना चाहते हैं कि अगर हमना और दाऊद राजी हों तो हमना को वो अपनी बहू बनाए। हमें भी ये बात मुनासिब लगी। दाऊद बचपन से हमारी नज़रों के सामने पला है, हमारे लिए अजनबी नहीं है। अजलान ने अपनी बात बढ़ाई, और सबसे बढ़कर ये कि मेरी हमना मेरी आंखों के सामने होगी। मेरा दिल नहीं मानता कि अपने जिगर के टुकड़े को किसी और के हवाले करूं। लेकिन बाबा, एज डिफरेंस, हमना मुझसे 10 साल छोटी है और दाऊद मुझसे भी 1 साल बड़ा। मतलब उन दोनों के दरमियान 11 साल का फर्क है। हुरैन ने बेटे की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा जानते हो ना, तुम्हारे बाबा और मेरे दरमियान भी फर्क है। मूसा ने आहिस्ता से सिर हिलाया। जानता हूँ मम्मा। अजलान ने एतमाद भरे लहजे में कहा। तो फिर इससे कुछ नहीं होता। रिश्ते जमीन पर नहीं आसमान पर बनते हैं। हम इंसान बस उन्हें पूरा करते हैं। मूसा खामोशी से सुनता रहा। हुरैन ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, और बेटा हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर हमना और दाऊद दोनों राजी हुए तो रिश्ता होगा, वरना अगर एक भी राजी ना हुआ तो बात खत्म। जी मम्मा, ठीक है। अजलान उठकर बेटे के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। चल मेरे शेर, रात काफी हो गई है, अपने कमरे में जाकर सो जा, और अपनी माँ को भी सोने दे। मूसा ने दबी मुस्कुराहट छुपाई और कहा, जी बाबा। फिर कमरे से बाहर निकल गया। अजलान ने दरवाजा बंद करते ही कमरा लॉक किया और ने तेवरी चढ़ाते हुए कहा, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? जवान बेटे के सामने इशारे करते हैं। अजलान मुस्कुराकर करीब आया और उसे अपनी जानिब खींचते हुए कहा, क्या मतलब? उसके सामने कुछ थोड़ी करता हूँ। अब वो जा चुका है, अब करेंगे। हुरैन ने उसके सीने पर हल्की सी चपट लगाई। शर्म नहीं आती आपको? वो समझ गया था आपके इशारे। अजलान हंस दिया और उसके होठों पर झुक गया। हुरैन ने आंखें बंद कर ली। कुछ लम्हे बाद वो दोनों जुदा हुए तो हुरैन ने मुस्कुरा कर कहा,
آپ نہیں سدھر سکتے، اتنے سال ہو گئے شادی کو، بچے بھی جوان ہو گئے، مگر اب بھی وہی رومانس کا کیڑا ہے آپ میں۔ اذلان نے شرارت سے کہا، ارے جب بیوی اتنی ظالم حسینہ ہو تو بیچارہ معصوم مرد کا کیا قصور؟ حورین ہنس پڑی۔ اذلان نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، جانتی ہو تمہارے آنے سے میری دنیا بدل گئی، میں کیا تھا اور آج کیا ہو گیا ہوں، صرف تمہاری وجہ سے۔ یہ بات آپ ہر بار کہتے ہیں، بس کریں اب۔ اذلان نے آنکھوں میں گہری چمک کے ساتھ کہا، اچھا لگتا ہے تمہیں بتانا۔ حورین اس کے سینے سے لگے بھی ہلکی سی آواز میں بولی، آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے، پشمینہ کچھ الگ سی برتاؤ کرنے لگی ہے۔ اذلان نے بے فکری سے کہا، نہیں، مجھے تو ایسا نہیں لگا۔ حورین نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، ہاں شاید میرا ہی وہم ہوگا۔ اذلان نے مسکرا کر اسے باہوں میں بھر لیا، ہاں وہم ہے، اور یہ وہم چھوڑو، آؤ ذرا سکون لیتے ہیں۔ حورین ہنسی اور بولی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اذلان نے شرارت سے اپنی شرٹ اتاری اور قریب آتے ہوئے کہا، اگر بیوی کو چاہنا بے شرمی ہے تو ہاں، میں بے شرم ہی سہی۔ وہ اس پر جھک گیا۔ حورین کی ہنسی اور اذلان کی شوقی ایک دوسرے میں گھل کر کمرے کو مہکا گئی۔ شام ڈھل کر رات کی سیاہی میں بدل چکی تھی۔ مینشن کے کونے کونے میں سکوت تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں گہری نیند کے مزے لے رہے تھے، مگر محمد موسیٰ جاگ رہا تھا۔ وہ صوفے پر لیٹا، ہاتھ میں پشمینہ کی ڈائری تھامے اور سوچوں کے طوفان میں گم تھا۔ وہ مسلسل صفحے الٹ پلٹ رہا تھا۔ آخر میں کیا کروں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس نے کبھی پشمینہ کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، وہ تو ہمیشہ اسے ایک چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا رہا۔ کھڑکی کی طرف جا کر وہ دیر تک باہر کی روشنیوں کو دیکھتا رہا، جیسے ان سے جواب چاہ رہا ہو۔ کیا مجھے داؤد کو بتا دینا چاہیے؟ اس نے زیر لب کہا، پھر فوراً سر جھٹک دیا، نہیں، ابھی یہ کہنا سب کچھ بگاڑ سکتا ہے، مجھے پشمینہ کو وقت دینا ہوگا، یہ عمر کچی عمر ہے، اس میں کرشز آتے جاتے رہتے ہیں۔ وہ خاموشی سے مسکرایا، ڈائری کی طرف دیکھا اور ہلکا سا بولا، پاگل لڑکی۔ ڈائری کو احتیاط سے اپنی الماری میں رکھا اور کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ رات کی گہری خاموشی تھی۔ اچانک ہمنا کی آنکھ کھولی، اسے پیاس لگی تھی۔ اس نے جگ دیکھا تو خالی تھا۔ آدھی نیند میں ہی وہ جگ اٹھائے کچن کی طرف چل پڑی۔ کچن میں پہنچ کر اس نے جگ نلکے کے نیچے رکھا اور پانی بھرنے لگی۔ آنکھیں آدھی کھلی تھی آدھی بند۔ اتنے میں اچانک اس نے محسوس کیا جیسے کوئی سایہ اس کے پیچھے سے گزرا ہو۔ وہ چونکی، یہ وہم ہوگا، وہ بڑبڑائی، لیکن اگلے ہی لمحے پیچھے سے گلدان گرنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ ہمنا نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا، کون کون ہے وہاں؟ مگر خاموشی، کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے جگ ایک طرف رکھا اور دل سنبھالنے کی کوشش کی۔ پینک نہیں ہونا، بابا نے کہا تھا، اجنبی دیکھ کر ظاہر نہ کرو کہ دیکھا ہے۔ وہ آرام سے چال چلتی ہوئی باہر نکلنے لگی، لیکن اچانک اس کی نظر دیوار پر پڑی، کسی کا سایہ، ہاتھ میں چمکتا ہوا چاقو۔ وہ دبے قدموں سے پیچھے وار کرنے ہی والا تھا کہ ہمنا فوراً جھک کر اس کا ہاتھ دبوچ گئی، مروڑا اور پلٹ کر اسے زمین پر گرا دیا، پھر پاؤں اس کی کمر پر جما دیا۔ کون ہے تو؟ بتا، وہ گررائی۔ وہ اس شخص کے اوپر آدھی بیٹھی اور اس شخص کے بال کھینچتے ہوئے مکوں کی بارش کرنے لگی، ساتھ ساتھ چلا اٹھی، بھائی، بابا، داؤد، مما، چاچو، جلدی آؤ، چور چور چور۔ چند لمحوں میں پورا مینشن ہل گیا۔ سب بھاگتے ہوئے آئے تو دیکھا امنا ایک اجنبی کے اوپر بیٹھی ہے، اس کے بال کھینچ رہی ہے اور وہ شخص بری طرح سوجا ہوا ہے۔ محمد داؤد فوراً آگے بڑھا اور ہمنا کو الگ کیا۔ اس شخص کو دبوچ کر گرا کر پوچھا، کون ہے تو؟ بتا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر ہکلایا، میں عام سا چور ہوں، بس چوری کرنے آیا تھا۔ ہمنا لپکی اور زور سے بولی، اوہ، جھوٹ بول رہا ہے تو نے مجھ پر چاقو سے وار کرنے کی کوشش کی۔ تو چور تو بیٹا کہیں سے نہیں لگ رہا۔ محمد موسیٰ اور محمد داؤد نے اس پر مکوں کی بارش کر دی۔ سچ بتا، وہ کراتا ہوا بولا، میں رازق کا آدمی ہوں، اس نے مجھے بھیجا تھا داؤد پر وار کرنے کے لیے۔ اذلان کی آنکھوں میں انگارے بھر آئے۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے اس شخص کو گلے سے اٹھا لیا۔ سب دنگ رہ گئے۔ پشمینہ نے ہاتھ منہ پر رکھ لیا۔ حورین دم بخود کھڑی تھی۔ محمد موسیٰ غصے سے اس شخص کو گھور رہا تھا، جبکہ ابراہیم فوراً اس کی بیگ کی تلاشی لینے لگا۔ ہمنا خوشی سے چیخ اٹھی، یس بابا، ویری گڈ، چھوڑنا مت اس کتے کے بچے کو۔
वो शख्स हाँफने लगा। अजलान ने घूरते हुए उसे नीचे पटक दिया। उसी वक्त गार्ड्स भी भागते हुए पहुंच गए। अजलान ने धाड़ कर कहा, कहाँ मर गए थे सब? जब ये मेंशन के अंदर घुस आया, गार्ड्स खामोश खड़े रह गए। ले जाओ इसे, सुबह फैसला होगा। अजलान ने हुक्म दिया। गार्ड्स उसे घसीटते हुए ले गए। अमना ने खुशी से ताली बजाई। यहू, मेरे सुपर हीरो, मेरे बाबा, शाबाश। अजलान ने मुस्कुराकर बेटी को सीने से लगाया। सुपर हीरो तो तुम हो, मेरी बहादुर बेटी। हमेशा इसी तरह मुश्किल का मुकाबला करना। मोहम्मद मूसा भी आगे बढ़ा और बहन के सिर पर हाथ रखा। शाबाश अमना। अमना खुशी से सीधी हुई और कैंगरू की तरह उछलती हुई दाऊद के पास आई। देखा दाऊद, ऐसे हराया जाता है सामने वाले को। दाऊद ने तेवरी चढ़ाते हुए तंजिया अंदाज में कहा, ये सब ताया अब्बू ने मारा है, तुमने तो कुछ नहीं किया। हमना ने हैरत से मुंह खोला और गुस्से से उंगली उठाकर कहा, ज्यादा टट्टर मत करो मेंढक कहीं के, मैंने भी खुद का डिफेंस किया है। दाऊद ने उसकी नकल उतारते हुए कहा, या 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 या। हमना तब कर उछल पड़ी और जोर से उसके पांव पर दे मारा। आ, भैंस की आंख, हुंडी कहीं की। दाऊद चीख उठा। हमना बाजू से लपेट कर फक्र से खड़ी हो गई। ये देखकर सब हंसने लगे और आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरों की तरफ लौट गए। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर सब जमा थे। दस्तरखान सजा हुआ था मगर फिजा में हल्की सी कमी महसूस हो रही थी। हमना ने इधर उधर नजर दौड़ाई और चौंक कर बोली, बाबा कहाँ हैं? पश्मीना ने भी बेचैनी से कहा, अब्बू कहाँ हैं? मोहम्मद मूसा ने सीधा होकर कहा, वो एक जरूरी काम से गए हैं। हमना ने होंठ चबाते हुए अंदाजा लगाया, ओह, लगता है बाबा उस आदमी को मारने गए हैं। मूसा की नजरें एकदम सख्त हो गई। ज्यादा नहीं बोल रही तुम? हमना फौरन चुप हो गई। मेज पर एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। पश्मीना खामोशी से मूसा के चेहरे को देख रही थी। उसकी नजरें जब मूसा से टकराती तो मूसा एकदम सीधा हो गया और बोला, नाश्ता करो दोनों, चुपचाप, फिर कॉलेज जाना है। हमना ने झिझकते हुए कहा, अरे हाँ, आज मेरा एग्जीबिशन है, मैं सर के साथ छुट्टी में जाऊंगी। मूसा ने सवालिया अंदाज में कहा, अच्छा, किस चीज़ का एग्जीबिशन? हमना फौरन जोश में आ गई। मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट बनाया है, उसका एग्जीबिशन है। बहुत से कॉलेजेस के तालिबे इल्म आएंगे और खास मैथमेटिक्स एग्जीबिशन है तो सर ने पूरी क्लास में से मुझे सेलेक्ट किया, क्योंकि वो अभी कह रही थी कि पीछे से एक आवाज़ आई, क्योंकि ये मैडम रियाजी में होशियार हैं। सबकी नज़रें पलटी। दरवाजे पर खड़ा वो शख्सियत मुस्कुरा रहा था। दानिश भाई, आप? दाऊद ने खुशी से कहा। हमना आंखें खुल गईं। सर, आप यहाँ? दानिश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मैं आया हूँ और एग्जीबिशन के लिए लेने आया हूँ। हमना हैरान रह गई, मगर सर, एग्जीबिशन तो कॉलेज की छुट्टी के बाद था ना? दानिश ने सिर हिलाकर कहा, नहीं बेटा, अब 9 बजे स्टार्ट है, जल्दी करो, हमें अभी निकलना होगा। ओह, बट ब्रेकफास्ट? ना ने होठ कुचकाए। उसी लम्हे हुरैन टिफिन के साथ आई। बेटा ये लो, मैंने टिफिन पैक कर दिया है, रास्ते में खा लेना। हमना माँ के गले लगी, ठीक है मम्मा। फिर पश्मीना के पास गई और उसके कान में आहिस्ता से वो कहा, मौका अच्छा है, आज गाड़ी में भाई को कह देना अकेली होगी तुम। पश्मीना ने नजरें झुकाई। नहीं, मैं नहीं जा रही आज कॉलेज। अमना ने जिद से कहा, पागल है क्या? जा, मौका अच्छा है। पश्मीना ने बस हल्का सा सिर हिला दिया। चलें सर, अमना ने खुशी से कहा। दानिश ने दाऊद और मूसा से मुसाफिहा किया और लबों पर मुस्कुराहट थी। जल्द मुलाकात होगी हमारी दुनिया में। जी भाई, दोनों ने कहा। दानिश बाहर निकला। हमना गाड़ी में बैठी और गाड़ी स्टार्ट हो गई। उधर मेंशन में दाऊद ने नाश्ता मुकम्मल किया और उठते हुए कहा, मैं ताया अब्बू के पास जा रहा हूँ। मूसा, तुम पश्मीना को ड्रॉप कर देना। मूसा ने पश्मीना की तरफ देखा जो हल्की सी मुस्कुराहट लिए बैठी थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन मुझे भी वहीं जाना है। दाऊद ने संजीदगी से कहा, छोड़ दो यार प्लीज, मेरा जाना अभी लाजमी है। एक एकड़ वो उठा और मेंशन से बाहर निकल गया। मूसा ने आहिस्ता से कहा, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाना। एक एकड़ वो उठ गया। पश्मीना तेजी से उसके पीछे भागी और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट हुई। दोनों के दरमियान खामोशी थी। पश्मीना ने हिम्मत करके कहा, वो मूसा। मूसा ने उसकी बात बदलते हुए कहा, मैं जानता हूँ कल रात वाले मामले की वजह से टेंशन में हो,
مگر اب کچھ نہیں ہوگا، پشمینا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ نہیں وہ نہیں، موسیٰ نے اچانک گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ آپ غصے میں ہیں مجھ سے؟ پشمینا نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ نہیں، بس غصہ اس آدمی پر ہے، بچے گا نہیں وہ، پشمینا نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ ٹینشن نہ لیں موسیٰ، وہ مجھے کہنا تھا کہ میں… اچانک موسیٰ نے ایک جھٹکے سے گاڑی روک دی۔ کالج آ گیا، جلدی جاؤ۔ پشمینا نے حیرت سے باہر دیکھا۔ جلدی کیسے پہنچ گئے آج؟ موسیٰ نے نظریں اس کی طرف موڑی۔ وہ جان بوجھ کر اسے دور رہنے لگا تھا۔ اس عمر میں پشمینا کے اس جذبے کو وہ تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے گلو باکس سے وہ ڈائری نکالی اور پشمینا کی طرف بڑھائی۔ یہ تمہاری پرسنل ڈائری رہ گئی تھی۔ پشمینا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ آپ نے پڑھی تو نہیں؟ نہیں، میں کیوں پڑھوں گا تمہاری پرسنل ڈائری؟ اس نے جھوٹ کہا۔ پشمینا نے سکون کی سانس لی۔ اس نے فوراً ڈائری اپنے بیگ میں رکھی اور گاڑی سے اتر گئی۔ موسیٰ نے اس کے جاتے قدموں کو دیکھا، پھر گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا دی۔ اللہ، کچھ سال مجھے گھر سے دور جانا ہوگا تاکہ میں اس سے دور رہ سکوں۔ میں دور ہوں گا، خود ہی بھول جائے گی۔ یہ سوچ کر اس نے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کی اور سیدھا گودام کی طرف چل دیا۔ گودام کی اندھیری فضا میں چراغ کی زرد روشنی لرز رہی تھی۔ فرش پر زنجیروں سے جکڑا ہوا وہ آدمی پسینے میں شرابور تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ سامنے آہنی کرسی پر ٹیک لگائے اذلان ملک تھا۔ آواز اس کے سینے سے گونجی۔ بول، رازق کے ایک ایک راز کی خبر دے۔ آدمی نے کانپتے ہاتھوں سے زنجیروں کو جھٹکا، پھر ہلکی سی کپاہٹ کے ساتھ بولا۔ صاحب، میں بتاتا ہوں۔ اس کے بنگلے کے 3 روٹس ہیں، ایک پچھواڑے سے، ایک مین روڈ سے اور ایک انڈر پاس سے، جو اس کے خاص آدمی ہی استعمال کرتے ہیں۔ اذلان نے نظر موڑ کر موسیٰ کی طرف دیکھا۔ بیٹا، اب کیا کرنا ہے جانتے ہو؟ ممنوع موسیٰ آگے بڑھا۔ اس کے لہجے میں باپ جیسا عزم جھلک رہا تھا۔ بابا، اب بس ایک ہی حل ہے۔ اذلان کی آنکھوں میں شعلے لپکے۔ ہاں، موت ہوگی اب رازق کی۔ وہ بھول گیا ہے کہ اس بار اس نے پنگا کس سے لیا ہے۔ میں وہ آدمی ہوں جو اپنی جان تو دے سکتا ہوں مگر اپنے خاندان اور اپنے آدمیوں پر ایک آنچ تک نہیں آنے دیتا۔ ابراہیم قریب آیا، ہاتھ باندھے سنجیدہ لہجے میں بولا۔ باس، ہمیں ذرا ہوشیاری سے چلنا ہوگا۔ ہمارے پاس اب گارڈز بہت کم ہیں اور رازق کے پاس زیادہ۔ لیکن اس نے ایک فولڈڈ میپ میز پر پھیلا دیا۔ یہ اس کے بنگلے کا نقشہ ہے۔ محمد داؤد آگے آیا۔ اگر ہم یہاں سے نکلیں تو فاصلہ بھی کم ہوگا اور رسک بھی نہیں۔ اذلان نے سر ہلایا۔ ہاں، یہ روٹ بہتر ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں اور موسیٰ اور کچھ گارڈز اس طرف سے جائیں گے۔ ابراہیم نے فوراً کہا۔ میں باس کے ساتھ ہوں گا، باقی گارڈز اس طرف سے۔ اذلان نے دونوں لڑکوں کو غور سے دیکھا۔ داؤد، تم اور موسیٰ نہ جاؤ تو بہتر ہے۔ کیا؟ داؤد نے چونک کر کہا۔ تیا وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ بابا، کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم اب بچے نہیں ہیں۔ اذلان لمحے بھر کو خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے میز پر رکھی جیکٹ سے اٹھائی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ بلٹ ریزسٹنٹ ویسٹ پہن لو، موسیٰ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ بابا، مگر یہ… اذلان کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس بار یہ ضروری ہے۔ بہت ہو گیا، اب ایک ایک کر کے ختم کرنے کا وقت ہے۔ میں تنگ آ چکا ہوں ان حملوں سے۔ جب میں نے یہ دنیا چھوڑ دی تو اب کیوں یہ دشمن جاگ اٹھے ہیں؟ ابراہیم نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ باس، آپ ٹینشن نہ لیں، ہم سب ساتھ ہیں۔ اذلان نے گہری سانس لی۔ ہاں، تم لوگ ساتھ ہو، یہی سب سے بڑی طاقت ہے میری۔ سب نے باری باری اپنی ویسٹ پہنی۔ کرچیوں کی آواز میں ہتھیار لپکے گئے۔ لمحہ لمحہ خاموشی مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ چلو، اذلان نے ہتھیار کمر پر ٹکایا۔ کئی گاڑیاں دھماکے سے سٹارٹ ہوئیں۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی گودام کی دیواروں کو کاٹتی ہوئی نکلی۔ سب کے دل ایک ہی مقصد پر جڑ گئے تھے، رازق کا خاتمہ۔ گاڑیاں دھول اڑاتی ہوئی سیدھا اس کے بنگلے کی طرف بڑھ گئیں۔ چاروں طرف خاموشی پھیلی ہوئی تھی، صرف گاڑیوں کے ٹائروں سے اڑتی دھول کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ راستے 2 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک طرف محمد موسیٰ، محمد داؤد اور چند گارڈز تھے جو گھپ اندھیرے میں قدم رکھتے ہوئے خاموشی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ دوسری طرف اذلان ملک، ابراہیم اور باقی گارڈز اپنے ہتھیاروں کے ساتھ تیار کھڑے تھے۔ ہوا میں بارود کی بو پہلے سے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ رازق کے بنگلے کے آس پاس گشت کرتے گارڈز کی آوازیں آ رہی تھیں۔ موسیٰ نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ داؤد، دھیان سے۔
ایک بھی آواز ہوئی تو سب الرٹ ہو جائیں گے۔ داؤد نے ہونٹ بھینچ کر سر ہلایا اور بندوق کے سیفٹی لاک کو کھول دیا۔ اچانک ایک گارڈ نے ٹارچ لائٹ گھمائی، روشنی سیدھی موسیٰ کے چہرے پر پڑی۔ کون ہے وہاں؟ سب یہی بس ایک یہی جملہ کافی تھا۔ اگلے لمحے گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی، ٹھک ٹھک ٹھک، زمین لرز اٹھی، گولیاں دیواروں سے ٹکرا کر چنگاریاں بکھیرنے لگی۔ موسیٰ نے جھک کر فائر کیا۔ داؤد، کور لے! داؤد نے ایک سکون کے ساتھ پیچھے چھپ کر فائرنگ کرتا رہا۔ گارڈز ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ ادھر دوسری طرف ازلان اور ابراہیم آگ کی طرح پھٹ پڑے تھے۔ جیسے ہی رازق کے گارڈ سامنے آئے، ازلان نے سیدھا مشین گن اٹھائی اور چیخ کر کہا، آج حساب چکتا ہوگا۔ بارود کی گرج، چیخوں کی آوازیں اور خون کی بوندیں رات کو دوزخ میں بدل رہی تھیں۔ ابراہیم نے ایک گارڈ کی گردن میں چاقو گھونپا اور دانت پیستے ہوئے کہا، کون ہے جو باس کے سامنے کھڑا ہو سکے گا؟ موسیٰ اور داؤد مسلسل آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک ایک کمرہ خون اور بارود سے بھر چکا تھا۔ اچانک رازق کے خاص گارڈز نکلے، بڑی مشین گنز کے ساتھ۔ مار دو سب کو! ان کی للکار گونجی، گولیاں دیواروں کو چھلنی کر رہی تھیں۔ موسیٰ نے داؤد کو دھکیل کر زمین پر گرایا اور خود آگے بڑھا۔ داؤد، پیچھے رہنا! لیکن داؤد نے غصے میں فائر کیا اور ایک گارڈ کو ڈھیر کر دیا۔ میں پیچھے نہیں رہ سکتا بھائی! ادھر ازلان آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ ایک ایک گارڈ زمین پر گرتا جا رہا تھا، جیسے شیر اپنے شکار کو نوچتا ہے۔ آخر کار دونوں راستے آپس میں ملے۔ موسیٰ اور داؤد سامنے سے اندر گھسے، جبکہ ازلان اور ابراہیم پچھواڑے سے آ گئے۔ نازی کا چیختا ہوا حکم سنائی دیا، سب کو کاٹ دو، کوئی زندہ واپس نہ جائے۔ لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ موسیٰ نے گولی سیدھی رازق کے بازو پر ماری، وہ لڑکھڑا کر پیچھے گرا۔ داؤد نے جھپٹ کر اس کے گریبان کو پکڑ لیا۔ بھاگنے کی کوشش کی نا، اب تیری کہانی ختم۔ رازق کی آنکھوں میں خوف تیر گیا، وہ تڑپتا رہا، مگر موسیٰ اور داؤد نے مل کر اس کے ہاتھ مروڑ کر زنجیروں میں جکڑ دیے۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر پوری طاقت سے رازق کو گھسیٹتے ہوئے آگے لائے۔ ازلان گرجدار قدموں سے آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی شعلے دہک رہے تھے جو برسوں سے دشمنوں کو جلا رہے تھے۔ موسیٰ اور داؤد نے رازق کو اس کے قدموں میں پھینک دیا۔ یہ ہے وہ خبیث جس نے ہمارے گھر پر حملے کی جرات کی تھی۔ رازق زمین پر گرا ہوا ازلان کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں شکست، خوف اور موت کا سایہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ازلان نے ہولے سے گردن جھکائی، اس کے چہرے پر ایک خطرناک مسکراہٹ پھیلی۔ آج تیرا فیصلہ ہوگا رازق! رازق ازلان کے قدموں میں تڑپ رہا تھا، خون اس کی باہوں اور کپڑوں میں بہہ رہا تھا، آنکھوں میں وحشت اور لبوں پر ایک کڑوی مسکراہٹ تھی۔ ازلان نے اس کا گریبان پکڑ کر کھڑا کیا اور دھاڑا، بتا کیوں کیا یہ سب؟ تجھ سے تو میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ رازق کی سانسیں بھاری تھی، وہ ہنسا، پھر کرہتے ہوئے بولا، میری بیوی تھی رائمہ۔ یہ نام سنتے ہی ازلان اور ابراہیم چونک اٹھے۔ بیوی؟ ابراہیم حیرت سے دہرایا۔ رازق کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیلی۔ ہاں، میری بیوی تھی وہ، اور تم جانتے ہو تم نے ہی میری بیوی کو مار ڈالا۔ ازلان کی آنکھوں میں یادیں چمک اٹھی۔ اس نے گرا کر کہا، بیوی نہیں، بیٹا بھی مارا ہے، کیونکہ اس نے میرے ابراہیم پر گولی چلائی تھی۔ یہ سنتے ہی رازق کے لگانے لگا، زخموں کے باوجود اس کی ہنسی گویا دیواروں کو ہلا رہی تھی۔ بیٹا؟ میر زرار کا بیٹا، جس کو میں نے پالا تھا؟ پھر زور سے ہنسا، جسے موت کو للکار رہا ہو۔ کس نے کہا میرا بیٹا مر گیا؟ میرا بیٹا زندہ ہے، انہی سالوں سے تم سب کے درمیان ایک عام انسان بن کر گھوم رہا ہے۔ کمرے کی فضا لمحے بھر کو سن ہو گئی۔ ازلان کی آنکھوں میں حیرت اور بے چینی کا طوفان تھا۔ کیا مطلب؟ ازلان نے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ رازق نے ٹوٹے بدن کے ساتھ سر اٹھایا، اس کی نظریں ابراہیم پر جم گئیں۔ ابراہیم، تیری بیٹی محفوظ ہے نا؟ پھر ازلان کو گھورا، اور ازلان، تیری بیٹی ٹھیک ہے نا؟ کہیں ایگزیبیشن میں اس پر حملہ تو نہیں ہوا؟ یہ کہہ کر وہ پھر سے زہر کھن ہنسی ہنسا۔ محمد داؤد کا خون کھول اٹھا، وہ آگے بڑھا، رازق کا کالر جھنجھوڑتے ہوئے گرایا، پتا کون ہے تیرا بیٹا اور کیا کرنے والا ہے ہمارے گھر کی عزت کے ساتھ؟ محمد موسیٰ بھی آگے آیا، اس کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی تھی۔ بول رازق، کیا منصوبہ ہے تیرا پشمینہ اور ہمنا کے ساتھ؟ رازق نے بس ایک شاطر سی ہنسی چھوڑی، زمین پر پڑی گن کو اٹھایا اور سرد لہجے میں بولا، اس میں ایک ہی گولی ہے،
لیکن یہ گولی میں تم لوگوں پر نہیں چلاؤں گا، یہ میرے لیے ہے تاکہ میرے بیٹے تک تم کبھی نہ پہنچ سکو۔ اس نے یہ کہا اور پلک جھپکتے ہی نالی اپنے سر پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ ڈھم! گولی کی آواز کے ساتھ رازق کا جسم وہیں گر پڑا۔ رازق! اذلان بھاڑا، وہ جھپٹ کر اس کا جسم ہلانے لگا۔ نہیں، تو بغیر بتائے نہیں مر سکتا، اٹھ، بول کون ہے تیرا بیٹا؟ لیکن رازق ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا۔ فضا میں موت کا سکوت چھا گیا، سب کے دلوں پر خوف اور بے بسی کی طبیعتیں اتر آئی تھی۔ محمد موسیٰ نے دان بھینچتے ہوئے کہا، میں کالج جاتا ہوں پشمینہ کے پاس، داؤد تم ہمنا کے پاس جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں مٹھیاں بھینچتے ہوئے باہر نکل گیا۔ داؤد نے جلدی سے موبائل نکالا۔ میں دانش کو کال کرتا ہوں، وہ ایگزیبیشن میں ہے، وہ ہمنا کو سنبھال لے گا۔ رکو! اذلان نے ایک دم سخت لہجے میں کہا۔ دانش! دانش شاہ! ابراہیم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ داؤد لمحہ بھر کو سن ہو گیا، الفاظ اس کے لبوں پر اٹک گئے۔ اسی لمحے ابراہیم کی نظر ایک الماری پر پڑی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک پرانا البم اٹھایا۔ جیسے ہی کھولا، تصاویر کے ڈھیر میں ایک چہرہ صاف ابھر آیا۔ داؤد کے لب کپانے لگے۔ یہ تو دانش ہے۔ اذلان کے قدم لڑکھڑا گئے، وہ سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا، ابراہیم نے لرزتی آواز میں کہا۔ رازق کا بیٹا دانش! فضا میں سناٹا پھیل گیا، سب کے وجود جیسے پتھر کے بت بن گئے ہوں۔ داؤد نے پسینے صاف کرتے ہوئے کہا، ابو آپ تایا ابو کو سنبھالیں، میں ہمنا کو دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ گاڑی کی رفتار آسمان کو چھوتی ہوئی ایگزیبیشن کی طرف بھاگی۔ داؤد کا ہاتھ مسلسل موبائل پر تھا، وہ بتاپی سے ہمنا کا نمبر ملا رہا تھا۔ ادھر ایگزیبیشن میں ہمنا اپنے پروجیکٹ کے پاس کھڑی تھی، مسکراہٹ چہرے پر اور خوشی آنکھوں میں، بالکل بے خبر کہ اس کے قریب کون سا طوفان آنے والا ہے۔ دوسری طرف محمد موسیٰ تیز رفتاری سے گاڑی دوڑا رہا تھا۔ پشمینہ اس کے ساتھ بیٹھی روتے ہوئے بار بار کال ملانے کی کوشش کر رہی تھی۔ موسیٰ نے غصے اور فکر کے امتزاج میں کہا، پشمینہ ہمنا کو مسلسل کال کرتی رہو، رکنا مت۔ پشمینہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس نے کانپتی انگلیوں سے نمبر دوبارہ ملایا۔ اتنے میں داؤد کی کال آ گئی۔ بھائی کی کال ہے، پشمینہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ تو اٹھاؤ جلدی اور اسپیکر پر رکھو۔ پشمینہ نے کال اسپیکر پر کر دی۔ داؤد کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ موسیٰ فوراً ایگزیبیشن ہال پہنچا۔ دانش ہی رازق کا بیٹا ہے۔ موسیٰ کا دل ایک لمحے کو تھم گیا۔ کیا؟ دانش بھائی؟ ہاں، جلدی پہنچو، داؤد نے زور دیا۔ میرے ساتھ پشمینہ بھی ہے، گھر واپس جانے کا وقت نہیں، میں ایگزیبیشن کے قریب ہی ہوں، تو اسے بھی ساتھ لے جاؤ، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، داؤد نے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، موسیٰ نے کال کاٹ دی اور رخ ہال کی طرف موڑ دیا۔ پشمینہ ہمنا کو ٹرائی کرتی رہی، اس نے پھر زور دیا۔ پشمینہ روتے ہوئے کال ملاتی رہی، مگر نمبر مسلسل سگنل کی وجہ سے لگ نہیں رہا تھا۔ ایگزیبیشن ہال میں شور و غل تھا، سب طلباء اور اساتذہ اسٹیج کے سامنے کھڑے تھے۔ اناؤنسمنٹ ہوئی، اینڈ دا ونر آف دی اینول میتھمیٹکس گالا فیسٹیول از مس ہمنا اذلان ملک فرام دی کیمبرج اسکولز اینڈ کالجز۔ پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ہمنا خوشی سے اچھل پڑی، اس کے چہرے پر روشنی تھی، آنکھوں میں خوشی کے جگنو۔ سر، میں اس نے خوشی سے کہا۔ ہاں بیٹا، تم ہی ہو، جاؤ ایوارڈ لینے جاؤ، دانش نے مسکرا کر کہا۔ اتنے میں ہمنا کا فون بجنے لگا، اس نے فون اٹھانے کو ہاتھ بڑھایا، مگر دانش نے آگے بڑھ کر کہا، یہ مجھے دو، تم جاؤ ایوارڈ لو۔ ہمنا نے جلدی سے موبائل دانش کو تھما دیا اور مسکراتے ہوئے اسٹیج کی طرف دوڑ گئی۔ دانش موبائل کان سے لگائے ایک طرف ہٹ گیا۔ ہیلو ہمنا، تم ٹھیک ہو؟ موسیٰ کی آواز کانپ رہی تھی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پہ وزٹ کریں، بیل آئکن پہ پریس کریں اور لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے ہمارے ٹک ٹاک اور انسٹا چینل پر وزٹ کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، بائے بائے۔